जिस राफेल को 2 दिन पहले कुछ सो कॉल्ड रशियन एक्सपर्ट चाइनीज J-16 से इंफीरियर बता रहे थे, उसी राफेल ने सभी रडार को चकमा देके सभी एयर डिफेंस सिस्टम को जैम करके लीबिया में मौजूद टर्की की एक एयरबेस के ऊपर स्ट्राइक कर दिया है। और मजे की बात तो ये है कि टर्की को एक दिन तक पता ही नहीं चला था कि किस एयरक्राफ्ट से आके उनके ऊपर हमला किया गया था। चाइना की तरफ से अभी अपनी J-20 एयरक्राफ्ट की एक अपडेटेड वर्जन को लॉन्च किया गया है। साथ ही इसकी इमरजेंसी बेसिस पर मास प्रोडक्शन करना चालू कर दिया गया है और चाइना के क्लेम के मुताबिक ये सही मायने में एक 5th जनरेशन फाइटर होने वाली है। भारत की तरफ से बार बार चाइना को अपनी ऑफिशियल मैप को हमारे साथ एक्सचेंज करने के लिए कहने के बाद भी चाइना भारत के साथ इसे शेयर क्यों नहीं कर रहा है और उनकी ऑफिशियल मैप में ऐसी क्या खास बात है। और नेपाल की तरफ से फाइनली ये क्लैरिफाई किया गया कि क्यों इंडियन टीवी चैनल्स को नेपाल में बैन करने का फैसला किया गया है। और आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रफाल जेट्स को लेके है। 1 या 2 दिन पहले यूरेशिया टाइम में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि कुछ रशियन एक्सपर्ट ये क्लेम कर रहे थे कि भारत के रफेल जेट चाइना के J-16 या Su-35 का मुकाबला नहीं कर सकते और अगर भारत 36 के 36 रफेल जेट को डिप्लॉय करता है तब भी ये चाइना का सामना नहीं कर सकते हैं। तो रिसेंटली लीबिया की अल-वतिया एयरवेस में अभी एक एयर स्ट्राइक किया गया था और इस एयर स्ट्राइक में फ्रांस और इजिप्ट के रफेल जेट शामिल थे। इसकी वजह यह था कि टर्की अभी लीबिया में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है और ये बात इजिप्ट और फ्रांस नहीं चाहते हैं। फ्रांस और स्पेशली इजिप्ट की बात करें तो उसके मुताबिक टर्की लीबिया में आतंकवादी एक्टिविटी को फंडिंग कर रहा है और इसी वजह से जब टर्की के डिफेंस मिनिस्टर लीबिया गए तो उसके बाद फ्रांस और इजिप्ट की तरफ से अल-वतिया एयरवेस के ऊपर एयर स्ट्राइक करने का फैसला किया गया था। अब उनके बीच तो काफी कुछ चल रहा है लेकिन हमारा मुद्दा रफेल से है। तो इसी दौरान जब फ्रांस और इजिप्ट के रफेल जेट ने लीबिया के ऊपर हमला किया तो लीबिया में टर्की की तरफ से F-16, TB2 और अंकाइस ड्रोन, MIM-23 एयर डिफेंस सिस्टम और ग्राउंड बेस्ड रडार डिप्लॉय किए गए थे। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि इनको पता तक नहीं लगा कि इजिप्ट के और फ्रांस के रफेल जेट कब आए, कब बम गिरा, कब निकल गए। इनको पहले ये भी मालूम नहीं चला था कि किस एयरक्राफ्ट से उनके ऊपर हमला किया गया है। इसमें लीबिया को कितना नुकसान हुआ ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन एक रिटायर्ड लीबियन आर्मी के ऑफिसर ने बताया है कि रफेल के द्वारा अल-वतिया एयरवेस के अल नवाब हेडक्वार्टर्स के ऊपर टारगेट किया गया था, जहां पर नॉर्मली टर्की के ऑफिसर रहते हैं और इसको वो हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ सुनगुर एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर भी टारगेट किया गया था और टर्की की तरफ से डिप्लॉय किए गए सिग्नल जैमिंग सिस्टम को भी टारगेट किया गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इनमें से किसी ने भी रफेल जेट को आते हुए डिटेक्ट नहीं किया था और ये बात एक दिन बाद पता लगा कि रफेल आके बम गिरा के चले गए थे। और टर्की के मुंह पे तो सख्त तमाचा था, लेकिन हमारे लिए काफी अच्छी खबर है क्योंकि रफेल ने वहां पर डिप्लॉय किए गए सभी रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम को नाकाम कर दिया था। अब आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी अभी यूनाइटेड स्टेट से रेवन यूएवी को खरीदने वाली है। साथ ही इजराइल से स्पाइक की फायरफ्लाई लॉटरिंग मुनिशन को भी खरीदा जाएगा। रेवन यूएवी की बात करें तो ये एक तरीके का हैंड लॉन्च यूएवी होता है जिनको हाथ से फेंक कर लॉन्च किया जाता है। साउथ ब्लॉक की तरफ से रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके के करीब 200 RQ-11 यूएवी को खरीदा जाएगा। ये यूएवी 500 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं और एक बार में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं और इनकी मैक्सिमम स्पीड लगभग 95 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इनको मेनली इन्फेंट्री ट्रूप्स के द्वारा दुश्मन की पोजीशन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इजराइल की बात करें तो इजराइल की तरफ से भारत को स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डिलीवर करने के बाद अभी फायरफ्लाई लॉटरिंग मुनिशन को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। इसको ड्रोन के तरीके से लॉन्च किया जा सकता है और ये 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर दुश्मन के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन अगर दुश्मन इसकी रेंज से बाहर होता है तो इसको वापस भी बुलाया जा सकता है। अगला अपडेट चाइना को लेके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी अपनी J-20 फाइटर जेट की मास प्रोडक्शन करना शुरू किया गया है और इसका नाम अभी J-20B रखा गया है, जो कि अपने प्रीवियस वेरिएंट्स के मुकाबले थोड़ा अलग होने वाला है। चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की वाइस चेयरमैन जनरल जांग यचिया का कहना है कि फाइनली J-20 अब एक कंप्लीट 5th जनरेशन फाइटर बन चुका है और वेडनेसडे से इसका मास प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना की सो कॉल्ड J-20B अभी भी एक 5th जनरेशन फाइटर बन पाए। चाइना के मुताबिक इसको अपग्रेड किया गया जिस वजह से अब एक प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर बन गया है।
लेकिन अभी भी इसमें रशियन AL-31 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक 5th जनरेशन इंजन नहीं है। और अपग्रेड के नाम पर इसमें सिर्फ यहाँ पर थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम को ऐड किया गया है, जो कि यकीनन जेट 20 को बेहतर मैन्युअबिलिटी देने वाली है। लेकिन बात तो वही है, क्योंकि इसमें पहले जो इंजन लगा हुआ था अभी भी वही इंजन है और चाइना की WS-15 इंजन अभी तक तैयार नहीं हो पा रही है। इसको जेट 20 में 2018 से लगाकर टेस्टिंग की जा रही थी, पर अभी तक ये परफॉर्मेंस के लिहाज से रशियन AL-31 इंजन को भी मैच नहीं कर पा रही है और इनफैक्ट इसके काफी सारे इशू सामने आ रहे हैं। अगर सिर्फ थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम को लगा देने से फाइटर जेट 5th जनरेशन के बन जाते तो हमारे सुखोई भी 5th जनरेशन के हैं। सच्चाई तो ये है कि चाइना अभी हड़बड़ी में जेट 20 की सीरीज प्रोडक्शन करना चालू कर रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से रिसेंटली जापान को 105 F-35 को देने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया है, जो कि चाइना के लिए चिंता बढ़ा रहा है और इसी वजह से अभी वो जेट 20 की सीरीज प्रोडक्शन करना चालू कर रहे हैं और अभी तक उनकी WS-15 इंजन तैयार नहीं हो रहा है और ऊपर से जेट 20 इतना फुर्तीला भी नहीं है कि वो किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ आमने सामने की डॉग फाइट में उलझ सके। और अभी सिर्फ काम चलाने के लिए इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम को ऐड किया गया, जो कि कुछ हद तक जेट 20 को डॉग फाइट में मदद कर सकता है और इस नए वेरिएंट का नाम अभी जेट 20B रखा गया है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। आप सब जानते हैं कि पिछले 2 महीनों से भारत और चाइना के बीच बॉर्डर में काफी तनाव चल रहा है। अभी आ रही सैटेलाइट इमेज और मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि बॉर्डर में धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट होना शुरू हुआ है और सैटेलाइट इमेज से पता भी लग रहा है कि ट्रूप्स की तादाद अभी तनाव वाले इलाकों से कम हो रही है, पर अभी तक कई जगहों में ट्रूप्स पूरी तरीके से पीछे नहीं हटी है। लेकिन असल में मुद्दा ये है कि चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ऐसे सिचुएशन बार बार क्यों हो रहे हैं और बार बार बॉर्डर को लेके भारत और चाइना के बीच मतभेद क्यों हो रहा है। हमारी बात करें तो हम अपने बॉर्डर को लेके पूरी तरीके से कंफर्म है कि हमारी बॉर्डर कहाँ तक है, लेकिन बार बार ऐसा होता है जब चाइना वाले आके हमारे इलाके में घुसपैठ करते हैं और कभी अरुणाचल प्रदेश तो कभी पांगोंग इलाके को अपना बताते हैं। इसकी वजह यह कि भारत और चाइना के बीच अभी भी कोई फिजिकल बॉर्डर लाइन मौजूद नहीं है और इसी वजह से जब हमारे ट्रूप्स या चाइना के ट्रूप्स वहां पर पेट्रोल करने के लिए जाते हैं तो कभी कभार वो इधर घुस आते हैं और हम उधर घुस जाते हैं। लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि जब दोनों पेट्रोल पार्टी आमने सामने मिलती है तो वो आपस में बातचीत करके इसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से हमारी और चाइना की परसेप्शन को आधार करके जो बॉर्डर लाइन चल रहा था, चाइना अभी इसका फायदा उठाने लगा है और भारत के और अंदर आने की कोशिश करने लगा है। अभी तक जितने भी बार भारत की तरफ से चाइना को अपनी ऑफिशियल मैप को हमारे साथ शेयर करने के लिए कहा गया है, ताकि ये पता लग सके कि चाइना के हिसाब से वो कहाँ तक क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से राजी नहीं हो रहे, क्योंकि अगर एक बार भी उन्होंने कोई ऑफिशियल मैप हमारे साथ एक्सचेंज कर दिया तो आगे वो क्लेम नहीं कर पाएंगे और वो सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं कि वहां तक हमारा इलाका है और वहां पर आके वो फिर से बोलते हैं कि नहीं हमारा इलाका और आगे तक है। और जब तक भारत के साथ वो ऑफिशियल मैप को एक्सचेंज नहीं करते हैं तब तक ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इजीली सॉल्व नहीं हो सकता है। इसीलिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला किया गया है कि चाइना के साथ अभी जो कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बातचीत चल रहा है, ये खत्म होते होते चाइना को अपने ऑफिशियल मैप को हमारे साथ एक्सचेंज करने के लिए कहा जाएगा और अगर उस मैप को लेके हमें कोई ऑब्जेक्शन रहेगा तो उसी बात को लेके वहां पर बात की जाएगी। लेकिन जब तक चाइना वाले अपने ऑफिशियल मैप को हमारे साथ एक्सचेंज नहीं करेंगे तब तक ऐसे सिचुएशन आते रहेंगे, क्योंकि चाइना अभी कहाँ क्लेम कर रहा है वो उसको खुद को भी मालूम नहीं पड़ रहा है। अगला अपडेट नेपाल की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि नेपाल की तरफ से रिसेंटली डीडी न्यूज को छोड़ के बाकी सभी इंडियन न्यूज चैनल को बैन कर दिया गया है। अब इसके पीछे क्या वजह थी ये तो हमको मालूम नहीं था, लेकिन अभी एनएस में एक रिपोर्ट आया है जिसमें यह पता लगा है कि नेपाल की तरफ से अभी भारत को एक डिप्लोमेटिक लेटर भेजा गया है, जिसमें यह बताया गया कि किस वजह से नेपाल में इंडियन न्यूज चैनल को बैन किया गया है। इसमें नेपाल का कहना है कि भारत के जो न्यूज चैनल है उसमें नेपाल के अगेंस्ट में फेक खबरें बताई जा रही है, नेपाल के ऊपर बेसलेस एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और कई न्यूज चैनल्स में नेपाल के सिटीजन्स और लीडर्स के खिलाफ एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बातें नेपाल को बुरा लग रहा है। और कुछ हद तक इंडियन न्यूज चैनल में जो खबरें बताई जा रही है उसको नेपाल की तरफ से मिसलीडिंग बताया गया है, क्योंकि उसको देखने के बाद नेपाल के सिटीजन उनके लीडर्स के खिलाफ विरोध करना शुरू कर रहे हैं। ये सारा का सारा इशू कलापानी और लिपुलेख इलाके से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये बातें दिल तक पहुंच चुकी है और नेपाल का कहना है कि बुरा लगता है भाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ रहे होंगे कि उनको बुरा लग रहा है, तो वादा कीजिए आप में से कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके नेपाल के आम लोगों के खिलाफ एब्यूसिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि बुरा लगता है भाई। और खास करके केपी ओली के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि बुरा लगता है भाई। और एक बार को अगर आप केपी ओली के खिलाफ कुछ बोल दिए तो चल जाएगा, लेकिन केपी ओली और चाइनीज एनबॉय हो यांकी के प्रेम कहानी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि
बुरा लगता है भाई। जोक सपाट, लेकिन सच में नेपाल की आम लोगों को इससे दूर रखना चाहिए और हमें जाके किसी भी प्लेटफॉर्म में उनके खिलाफ गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी गड़बड़ी चल रही है सबके पीछे चाइना का हाथ है, जिसमें उनकी सरकार या यूं कहे कि केपी ओली फुल्ली इन्वॉल्व है। और एक बार इनकी सरकार गिरकर नई सरकार बन गई तो वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जिस तरीके से मालदीव के साथ हुआ था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।